हेलो वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि यार क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ गई है, तो यार अब चीजों को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो। एंड आज का इस लेक्चर से आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि क्लास 10th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाने वाला चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आज हम कवर करने वाले हैं। और ना सिर्फ क्लास 10th, हम यहां कुछ ऐसे टॉपिक्स भी करेंगे जो आपको आईआईटी जेईई नीट में काम आएंगे। तो अभी स्टार्ट करेंगे अपन कौन सा चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में, बता दीजिए आपका जोश मीटर कैसा है। एंड वी विल स्टार्ट द लेक्चर विद फुल इंटेंसिटी। चलिए देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में अपन को क्या क्या कवर अप करना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आज अपन क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मेटल्स की और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। यहां पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी कवर अप करेंगे। देन उसके बाद मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है उसको समझेंगे। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है उसको समझेंगे। मेटल किस फॉर्म में मिलता है, उसको किस तरीके से ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सारे प्रोसेस को जानेंगे। एंड फाइनली कोरोजन क्या होता है, उसे प्रिवेंट कैसे करते हैं, और एलॉइंग क्या होती है, ये सारी चीज आज के लेक्चर में हम जान रहे होंगे। तो जल्दी से अपनी पेन एंड कॉपी उठा लीजिए और अपनी ध्यान अगले 30-40 मिनट अपनी स्क्रीन पे लगा लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के साथ। हम यहां पर देख रहे होंगे कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। हम मेटल को डिफाइन ही इस तरीके से करते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या है कि आप उसे थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो हैमरिंग करके। तो हम कहते हैं कि मेटल्स आर मेलिएबल, उसका मतलब है उन्हें थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि मेटल डक्टाइल होता है, यानी कि उसे वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो प्रॉपर्टी मेटल की जिसके कारण उसे वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, उसे डक्टिलिटी कहा जाता है। इसीलिए देखते होंगे आप कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कॉपर यूज हो रहा है, क्योंकि वो डक्टाइल भी है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे मेटल होता है लश्यरस। यार सोने के जेवरात आप पहनते हो, चांदी के पहनते हो, प्लेटिनम के पहनते हो, क्यों? बिकॉज मेटल्स हैव अ शाइनी सरफेस, उनका एक शाइनी अपीयरेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो मेटल की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, यानी कि आपको काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आप उसे मेल्ट कराना चाहते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो वो होती है सोनोरस, यानी कि जैसे ही मेटल को आपने किसी ऑब्जेक्ट से हिट किया तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों में घंटा होता है, पहले स्कूलों में भी होता था, टन 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 किया पूरी जगह आवाज जाती थी। तो मेटल की इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? सोनोरिटी। चलिए बात आगे करते हैं हार्डनेस की। तो मेटल जनरली हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, है ना। डेंसिटी की अगर बात की जाए तो काफी क्लोजली पैक होता है, डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है। एंड बात कर दिया जाए उनकी कंडक्टिंग एबिलिटी को, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ heat as well as they are good conductor of electricity। इसलिए देखा जाएगा कि कुकिंग यूटेंसिल्स में भी वहां यूज होता है, और अब वहां देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है वहां भी यूज किया जाता है। क्यों? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो हमने देखी सारी प्रॉपर्टीज, ये मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है। हम कहेंगे कि मेटल ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है। अब बात कर लेते हैं किसकी, तो नॉन मेटल की। जैसे देखिए मेटल के आगे नॉन लगा दिया, इसका मतलब है नॉन मेटल मेटल की मोस्ट ऑफ सारी जो प्रॉपर्टीज होती है वो शो नहीं करेगा। मेटल्स जो मेलिएबल होते थे, लेकिन जब मैं नॉन मेटल की बात करूंगा तो नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होते, आप उसे थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैमरिंग करके, ना ही वो डक्टाइल होते हैं। और अगर नॉन मेटल्स की बात की जाए तो उनमें शाइनी अपीयरेंस भी नहीं होता, है ना। आयोडीन में होता है, वो तो अभी अपन एक्सेप्शन में देखेंगे। यानी कि मुझे समझ में आ गया, ना ही
मेलिएबल है, थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ना ही डक्टाइल है, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ना ही शाइनी अपीयरेंस है, लस्ट्रस नहीं है ना। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के भी एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी के ही, और ना ही ये सोनोरस होते हैं, यानी कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि अपीयरेंस की, तो यार काफी सॉफ्ट होते हैं, मेटल्स हमने देखा था काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। तो ये अपन ने क्या देख लिया, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली। आप देख रहे होंगे कुछ एक्सेप्शंस मैं इग्नोर कर रहा हूं, इग्नोर नहीं कर रहा, उसको अब अपन बताएंगे कि ये दोनों जो प्रॉपर्टी देखी मैंने, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन का होना लाजमी है। तो यहां पे पहला एक्सेप्शन है कि मर्क्यूरी, हमने देखा था कि मेटल रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं, मर्क्यूरी इकलौता मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। ठीक है। नंबर 2 की अगर बात करते हैं, नॉन मेटल हमने देखा था जनरली लस्टरस नहीं होते हैं, शाइनी सरफेस नहीं होता, आयोडीन के पास है वो शाइनी सरफेस, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। ग्रेफाइट की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, डायमंड की बात करते हैं तो वो हीट का गुड कंडक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सेप्शन की अगर हम बात करते हैं कि यार मेटल्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, गैलियम और सीजियम का भाई इतना कम है कि तुम अपने पाम पे रख लो तो उसकी गर्मी से मेल्ट हो जाएगा, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। आगे और बात करेंगे, आगे और बात करेंगे, सोडियम एंड पोटेशियम, मेटल जनरली हार्ड होते हैं, मेटल जनरली हार्ड होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम भैया इतना सॉफ्ट है कि चक्कुए से काट दोगे, है ना, चाकू से भी आप उसे काट सकते हो। वहीं डायमंड की बात करते हैं, देखिए एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड नेचुरली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है। उसके बाद बात कर लेते हैं लेड की, मेटल है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, जबकि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, लेकिन लेड एक्सेप्शन वाले केस में है। तो यहां तक फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की देख ली, नॉन मेटल की देख ली, और वहां पर एक्सेप्शन देख ली। एक्सेप्शन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करते हैं, जहां पर हम रिएक्शन देखेंगे, किसके साथ रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीजन के साथ देखेंगे, वाटर के साथ देखेंगे, डाइल्यूट एसिड्स के साथ देखेंगे, दूसरे जो मेटल है उनके सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। फिलहाल पहले इन 3 चीजों के साथ देख लेते हैं, इससे मुझे पता चलेगा कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेटल किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो चलिए बात करते हैं मेटल के रिएक्शन की। जब हम उसे एयर में हीट करेंगे या बर्न करेंगे तो क्या होगा, जब हम उसे एयर में हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, कंबाइन हो जाएगा, किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, वो भी एक मेटेलिक ऑक्साइड है। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, मेटेलिक ऑक्साइड बना। चलिए बात करेंगे इस मेटेलिक ऑक्साइड के नेचर की। तो मोस्ट ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे भी हैं जिन्हें एम्फोटेरिक कहा जाता है, यानी कि ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर दोनों शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO और लेड ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक है, यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट भी करेगा, बेस के साथ रिएक्ट भी करेगा। बाकी वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गए, ये सारे किस में आ जाएंगे, बेसिक इन नेचर में आ जाएंगे। तो ये तो हो गई मेटल ऑक्साइड की बात। नॉन मेटल भी सिमिलरली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक हो सकते हैं जैसे कि SO2 है, CO2 है, और न्यूट्रल हो सकते हैं जैसे कि H2O है। तो ये तो हो गया भैया रिएक्शन विद ऑक्सीजन। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो गया। अब इसमें एक और चीज है कि यार हर मेटल की जो रिएक्ट करने की एबिलिटी है वो अलग अलग है ना। कुछ बहुत जल्दी कर लेंगे, हाईली रिएक्टिव है, कुछ धीरे धीरे करेंगे मॉडरेटली, और कुछ बहुत धीरे करेंगे वो लेस रिएक्टिव, और कुछ करेंगे ही नहीं कि कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो वन रिएक्टिव। सोडियम और पोटेशियम की अगर मैं बात करता हूं वो हाईली रिएक्टिव है, इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि वो थोड़े बहुत मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे, इसलिए उन्हें केरोसिन में स्टोर किया जाता है
ताकि वो फायर कैच ना कर ले। तो सोडियम और पोटेशियम जब रिएक्ट करेंगे तो रिस्पेक्टिवली सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड बन रहा होगा। अब जनरली मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, लेकिन जो होते हैं उन्हें आप अल्कलीज कहते हो, है ना। जो बेसिस सॉल्युबल हो जाते हैं उन्हें आप अल्कलीज कहते हैं। तो यहां पर ये ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर क्या बना रहे हैं, रिस्पेक्टिव मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम ऑक्साइड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड है वाटर में डिसॉल्व करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। उन्हीं मेटल ऑक्साइड के लिए पॉसिबल है जो वाटर में सॉल्युबल होंगे। तो ये तो हो गया हाईली रिएक्टिव के लिए। मॉडरेटली रिएक्टिव वाले जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके सरफेस पे क्या होता है, जब ये रिएक्ट करते हैं तो लेयर बन जाती है। किसकी लेयर बन जाती है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जो इसे प्रिवेंट करती है कि फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो। चाहे ये मैग्नीशियम का किस्सा ले लो, एल्यूमिनियम का ले लो या फिर जिंक का ले लो। और लेस रिएक्टिव में आयरन और कॉपर आ जाते हैं। आयरन की रॉड अगर देखोगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन आयरन फाइलिंग्स को जब आप दोगे तो वहां पर आपको स्पार्कलिंग्स देखने को मिलेगी। ठीक कॉपर में भी यही देखने को मिलता है कि एक ब्लैक कलर की लेयर कॉपर ऑक्साइड की डेवलप हो जाती है जब आप हीट करते हो। अब सिल्वर हो गया या गोल्ड हो गया, ये तो भाई ढीट है, ये रिएक्ट नहीं करते, ये रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं कि भैया मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब देखिए, सब तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे नहीं, लेकिन जो ठंडे से कर लेगा वो गर्म से तो कर ही लेगा। अब देखिए होगा क्या, जब मेटल ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं कर रहा तो आप जनरली चाहोगे कि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो आपने क्या किया, पानी को गर्म ले लिया ताकि मेटल रिएक्ट कर ले। अब अगर गर्म पानी से भी रिएक्ट नहीं किया तो आपने बोला चलो स्टीम के साथ करा लेते हैं, इससे तो रिएक्ट कर ही लेगा। और स्टीम से भी नहीं किया तो आपने बोला भाई ये किसी से नहीं करेगा, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो भैया एक चीज याद रखना कि अगर मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, चाहे वो वाटर कोल्ड है या हॉट है, प्रोडक्ट में हमेशा आपको क्या मिल रहा होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, लेकिन स्टीम के साथ कर रहा है ना भैया, तो याद रखना हमेशा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अब ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कौन से मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन से हॉट के साथ करते हैं, कौन से स्टीम के साथ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि भैया कोल्ड वाटर के साथ कैसा रिएक्शन होता है। तो जो मेटल जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये भैया कोल्ड वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि बहुत रिएक्टिव होते हैं तो तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। इवन फायर भी लग जाती है। क्यों? क्योंकि भैया देखिए जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो यहां हाइड्रोजन गैस बन रही है, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वहां पर आग लग जाती है। तो ये सोडियम और पोटेशियम के केस में है। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, इतनी सफिशिएंट हीट नहीं निकलती कि आग लग जाए। तो ये तो हो गया रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। अब बात कर लेते हैं हॉट वाटर, यानी कि जो एलिमेंट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया अब वो हॉट के साथ कराएंगे। मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम कर लेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस बनेगा। दोनों ही कैल्शियम और मैग्नीशियम, भैया आग तो दोनों के केस में नहीं लग रही, लेकिन सरफेस पे फ्लोट करती है। क्यों? क्योंकि गैस उसके सरफेस पे स्टिक कर जाती है, इसलिए ये फ्लोट करते हैं। तो ये याद रखना, सोडियम पोटेशियम कोल्ड से करेंगे आग लगेगी, कैल्शियम भी कोल्ड से करेगा आग नहीं लगेगी, मैग्नीशियम हॉट से करेगा। फिर जो हो गए स्टीम से, कौन करेगा भैया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ऐसे सारे मेटल स्टीम से करेंगे, क्योंकि ना ही कोल्ड से रिएक्ट कर पा रहे हैं ना ही हॉट से रिएक्ट कर पा रहे हैं। और जब ये रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसे एल्यूमिनियम करा स्टीम के साथ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक करा तो जिंक ऑक्साइड, आयरन करा तो आयरन ऑक्साइड, और साथ में आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। तो यह होगा मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन। जो कोल्ड के साथ कर रहा है वो हॉट के साथ कर ही लेगा, फिर उसको मत देखो, है ना। यह हो गया अपना रिएक्शन विद वाटर, है ना। इसके बाद बात को आगे बढ़ा लेते हैं कि भैया कुछ ऐसे भी होंगे जो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, उसमें लेड आ जाता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये रिएक्ट ही नहीं करते वाटर में। चाहे हॉट ले लो, कोल्ड ले लो, स्टीम ले लो, भैया करेंगे ही नहीं, रिएक्ट ही नहीं करेंगे। चलिए इसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं कि मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। हमने पढ़ा है कि यार मेटल का अगर एसिड के साथ रिएक्शन है हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस
गैस उसी शर्त में मिलेगा अगर रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल जो है हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है। जैसे कॉपर नीचे आता है तो कॉपर एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करेगा, रिएक्शन वहां पर नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है? रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए मेटल, तभी डिस्प्लेस कर पाएगा और तभी रिएक्शन होगी और तभी वहां पर हाइड्रोजन गैस बनेगा। और लेस रिएक्टिव जो है, जो ये हाइड्रोजन के नीचे वाले हैं, उस केस में आपको रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता हुआ नहीं दिखेगा। अब ये तो पता चल गया कि यार एसिड और मेटल का रिएक्शन है, लेकिन वहां सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। बट एक्सेप्शन सर, एक्सेप्शन ये है कि यार मेटल का अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ होता है, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो भी हाइड्रोजन वहां पर है उसको वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन के ऑक्साइड में वहां रिड्यूस हो जाता है। तो जब भी किसी मेटल का यहां पर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है, आपको मेटल नाइट्रेट यानी कि एक सॉल्ट मिलता है, वहां पे नाइट्रोजन का कोई एक ऑक्साइड मिलेगा और साथ ही साथ आपको वाटर मिल रहा होगा, है ना। कॉपर भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ये उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है जो वहां पर हाइड्रोजन गैस ना मिलके आपको वाटर मिल रहा है। चलिए अब यहां एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन, क्योंकि केमिस्ट्री है सर, क्योंकि केमिस्ट्री है। अब मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट करते हैं भैया नाइट्रिक एसिड के साथ और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं, बट वहां पे काफी ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है। मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट में आपको मेटल नाइट्रेट यानी कि सॉल्ट मिल रहा होता है और एक हाइड्रोजन गैस मिल रहा होता है। ये हो गया भैया एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन। वो था कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वहां पे वाटर मिलेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। बट यहां पे था कि नाइट्रिक एसिड के साथ भी कर हाइड्रोजन गैस लेकर आ रहे हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होगा, किसी मेटल को दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर आपने रख लिया है, तो मान लीजिए कि रिएक्टिव मेटल को आप दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में रख रहे हैं, तो क्या होगा? अगर भैया जिस मेटल को आप रख रहे हो वो ज्यादा रिएक्टिव है उस मेटल से जिसका सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो वो क्या करेगा? उस लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि आपने एक मेटल ए को दूसरे मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा है, यू नो ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, तो अब क्या होगा? बी को तो निकाल दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन किसका बना? मेटल ए का, और मेटल बी आपको ऐसे ही डिपॉजिट होता हुआ मिलेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें आपने आयरन नेल डाल दी है। यू नो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर इफ यू नो द रिएक्टिविटी सीरीज। तो आयरन क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। किसको डिस्प्लेस कर देगा? कॉपर को। क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है। कलर ब्लू से ग्रीन हो गया और आपको रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर जो है वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होता हुआ दिखेगा। यहीं अगर मैंने कॉपर को रख दिया होता आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में तो नो रिएक्शन होता, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता। चलिए ये बात क्लियर हो गई है क्या? तो ये है भैया आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि एक अरेंजमेंट है मेटल का टॉप से बॉटम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि जो मेटल टॉप पे है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो बॉटम पे है वो बहुत ही कम रिएक्टिव है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आपने मेटल को अरेंज किया है। तो ये देखिए, ये रहा हाइड्रोजन जिसे आपने बेस माना है, इससे ऊपर वाले ही एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे मेटल। चलिए टॉप से बॉटम जा रहे हैं, पोटेशियम से आप गोल्ड तक जाओगे, आपकी रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इस अरेंजमेंट को आपने क्या बोल दिया? रिएक्टिविटी सीरीज बोल दिया। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। भैया कोई भी एटम क्या चाहता है? नोबल गैस कन्फिगरेशन, यानी कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब वो कैसे एटम अचीव करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। आज के इस लेक्चर में हम ये 2 पॉइंट देखेंगे कि एटम को लूज करके या गेन करके कैसे वो ऑक्टेट अचीव कर रहा है, यानी कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अचीव कर रहा है। तो चलिए बात को यहां करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई मेटल है, मेटल की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जनरली आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
हैं 1 से 3, सोडियम में 1 है, मैग्नीशियम में 2 है, कैल्शियम में 2 है, एल्यूमिनियम में 3 है। तो जनरली ये चाहते हैं कि उन्हें लूज कर ले ताकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इनका ये मानना है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करो, इनकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करो, लूज करेंगे तो आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा, जिसे आप क्या कहते हैं, कैटायन बने, कैटायन कहते हैं। वही नॉन मेटल आप देखोगे आउटर मोस्ट शेल में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो हम बोलते हैं नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन बनता है, उतना ही चार्ज आता है जितना इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है। अब यहां पर एनायन यानी कि जो नेगेटिव आयन बना है उसे आपने एनायन कहा। तो मेटल क्या करता है, कंप्लीट ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन का टू नॉन मेटल, मेटल कैटायन बनाता है, नॉन मेटल एनायन बनाता है, और इस कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को आप बोलते हो आयोनिक बॉन्ड, और ये आयोनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड में पाया जाता है उसे आप बोलते हो आयोनिक कंपाउंड। तो नाउ यू नो हाउ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम है, ये देखिए आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम लूज करेगा, Na+ आयन कैटायन बनाएगा, यही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये एग्जाम में आ जाता है बनाने के लिए। तो देखिए सोडियम है ना, सिंबल लिखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो 1 डॉट मारा, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 थे तो 7 क्रॉस मार दिए, जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, आप वहां डॉट भी मार सकते थे। अब ये क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, तो आपने एरो से शो कर दिया, और सोडियम ने Na+ बनाया और क्लोरीन ने Cl- बनाया, है ना। क्लोरीन के पास भी 8 हो गए, सोडियम के पास भी सोडियम के पास भी आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गए, दोनों ने ही क्या किया, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, और इस तरीके से दोनों ही स्टेबल हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करके आपने स्टेबिलिटी अचीव कर ली, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अचीव कर लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे, है ना। आयोनिक कंपाउंड्स देखिए क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है, ऐसा नहीं कि मैंने NaCl बोला तो एक Na और एक Cl है, भैया पूरा 3D स्ट्रक्चर होता है। ये तो सिंप्लिसिटी के लिए बोलते हो कि एक यूनिट में एक Na+ है, एक Cl- है, हर एक Cl- की बात करेंगे 6 Na+ आयन से घिरा होगा, हर एक Na+ आयन भी 6 Cl- आयन से घिरा होगा। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा नहीं कि किसी एक डायरेक्शन में है, भैया चारों डायरेक्शन में है, पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो चारों डायरेक्शन में देखो 6 से घिरा हुआ, ये Na+ है तो 6 Cl- से घिरा होगा, और ऑल डायरेक्शन से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिमिलर लग रहा होगा, ठीक है। चलिए कोई सेपरेट मॉलिक्यूल नहीं होता, यानी कि एक पेयर नहीं है कि सिर्फ एक Na और एक Cl है, भैया ये एग्रीगेट करके पूरा एक 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसमें इक्वल नंबर होते हैं Na+ और Cl- का। वही 3D स्ट्रक्चर यहां पर आपको दिखाया गया है, ये NaCl का ही है, जहां पर जो ब्लू वाली आपको बॉल दिख रही है वो Na+ आयन रिप्रेजेंट कर रही है, और जो रेड वाली दिख रही है आपको वो Cl- आयन रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एक Na+ 6 Cl- आयन से घिरा हुआ है, और ऑल डायरेक्शन से फोर्स बराबर ही लग रही है। ये तो सिंप्लिसिटी में हम बोलते हैं कि एक पेयर जो होता है उसमें एक Na+ और एक Cl- होता है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो अब इंपॉर्टेंट है आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, क्या होती हैं आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, और यहां से क्वेश्चन फंसता है। इसमें फिजिकल नेचर देखेंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, सॉल्युबिलिटी देखेंगे, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपन यहां पर देख रहे होंगे। सबसे पहले फिजिकल नेचर की अगर हम बात करते हैं तो जो भैया आयोनिक कंपाउंड होते हैं हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्यों, क्योंकि भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयन के बीच में है वो काफी ज्यादा है, बट ये ब्रिटल होते हैं, मारोगे तो भुकनी भुकनी हो जाएगा, मारोगे तो भुकनी भुकनी हो जाएगा। बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, सोचो जरा, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो भैया अलग करने के लिए, है ना, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है आयंस के बीच में, ठीक है। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं किसकी, अब बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, है ना। सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि भैया वाटर में डिसॉल्व होता है, क्योंकि लाइक में डिसॉल्व हो जाता है, तो इजिली ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वाटर पोलर
है ये उसमें डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में भैया डिसॉल्व नहीं होगा। कभी नमक को डुबा के देख लेना पेट्रोल में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बात की जाए तो ये भैया सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा, क्योंकि आयंस ही नहीं होते, डिसोसिएट ही नहीं होगा। एक्वस सॉल्यूशन में टूटेगा आयंस में, तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। मोल्टन में करेगा कि आपने हीट किया, उसे मेल्ट कर दिया, फिर आप देखोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आयन प्रेजेंट है। सॉलिड फॉर्म में भैया आयन प्रेजेंट नहीं होते। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आता ही है। चलिए, ये तो हो गया आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी। अब बात कर लेते हैं अकरेंस ऑफ मेटल कि भैया मेटल कैसे पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में दो ही फॉर्म देखिए मेनली पाया जाएगा, या तो फ्री स्टेट में या तो कंबाइंड स्टेट में। अगर रिएक्टिव होगा तो कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा। जो भी रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ऊपर के मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में भैया कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कंपाउंड बनाकर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो लीस्ट रिएक्टिव है वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि वो इजीली रिएक्ट ही नहीं करते। अब इजीली अगर रिएक्ट नहीं करते तो वो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। अब मिनरल्स और ओर क्या होते हैं? मिनरल्स भैया नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, जिसमें मेटल प्रेजेंट रहता है। हो सकता है फ्री स्टेट में है, हो सकता है किसी सब्सटेंस के साथ कंबाइन हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप मिनरल्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लो। बट उसी का एक सब पार्ट होता है ओर्स, जिसमें से आप मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे मिनरल्स जिसमें से मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए उन्हें ओर्स कहा जाता है। तो मैं ये स्टेटमेंट भी कह सकता हूं सारे ओर मिनरल होते हैं, बट सारे मिनरल्स और नहीं होते। और वही होंगे जिसमें से आप मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाए। चलिए, तो ये कुछ रिएक्टिविटी सीरीज दिख रही है आपको, तो ये काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे। इनको जो एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है वो अलग है, क्योंकि 3 कैटेगरी में हमने बांटा है, तो इनको एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस अलग है। ये मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट है, इनको एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस अलग है। और ये जो काफी कम रिएक्टिव है, इनको भैया ये तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो अपन ने 3 कैटेगरी मान ली। ये फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। अगर मैं सिल्वर की बात करूं, कॉपर की बात करूं, तो भैया 3 कैटेगरी है, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। सबके लिए एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। वो क्या है? अलग अलग है। जैसे कि मैं अब इससे पहले जब मैं एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, उससे पहले एक स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है जो भी अनवांटेड इंप्योरिटीज होगी, उन अनवांटेड इंप्योरिटीज को मैं रिमूव कर रहा हूंगा, है ना, ताकि मैं इजीली किसको एक्सट्रैक्ट कर पाऊं? मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाऊं, है ना। तो उस अनवांटेड इंप्योरिटीज को गैंग बोलते हैं, और उसको रिमूव करने वाली प्रोसेस को कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, तो ये कुछ होता है कि भैया पहले एक्सट्रैक्शन है, फिर आपने एनरिचमेंट कर लिया, कंसंट्रेशन कर लिया। फिर अगर बात करते हैं लो रिएक्टिव वालों की, तो लो रिएक्टिव वाले मेटल्स आपको जनरली किस फॉर्म में मिलते हैं? सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे HgS हो गया, CO2S हो गया। तो इसका आप क्या करोगे? रोस्टिंग करोगे, क्योंकि सल्फाइड फॉर्म में है। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? रोस्टिंग करोगे। रोस्टिंग में आप सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हो, तो HgS से आपको HgO और SO2 मिल गया। अब यहां पर HgO की सिंपल हीटिंग करोगे तो आपको आपका मेटल मिल जाएगा। वहीं अगर आप बात करते हो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स की, तो भैया ये ऑक्साइड या क्लोराइड्स के फॉर्म में होते हैं। इनका ऑक्साइड काफी ज्यादा स्टेबल होता है। कोई नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट से आप मेटल ऑक्साइड से मेटल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया इनका जो एफिनिटी होती है, अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है ऑक्सीजन की तरफ, वो बहुत ज्यादा होता है। ये तो वही बात है कि आपने गोगी को बोल दिया कि गोली के हाथ से समोसा ले ले, तो नहीं होगा भैया, नॉर्मल रिडक्शन से काम नहीं होगा। यहां डॉक्टर हाथी को बुलाना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में हम इनका मोल्टन ही क्लोराइड लेंगे या मोल्टन ऑक्साइड लेंगे, तभी जाके मेटल आपको कैथोड पे मिलेगा। अगर आपने एक्वस ले लिया तो वहां पर आपको हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिल रहा होगा, याद है ना इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, वहां पर हाइड्रोजन गैस मिलेगा कैथोड पे, मेटल नहीं मिलेगा। इसलिए मोल्टन क्लोराइड का ही इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना है, सेम है जो हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि सॉल्यूशन ले लिया आपने मोल्टन NaCl का, एक आपने प्लस टर्मिनल, एक माइनस टर्मिनल, है ना,
फिर आपने यहां पर बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो कैथोड पे आपको सोडियम मेटल मिल रहा होगा और एनोड पे आपको क्लोरीन गैस मिल रही होगी अगर आपने मोल्टन NaCl यूज किया है। ये तो हो गई भैया हाईली रिएक्टिव एलिमेंट की बात कि आपको कैथोड पे मेटल मिल रहा होगा। वहीं मीडियम रिएक्टिव वालों की बात करेंगे जिनमें ये मेटल आ जाते हैं, ये जनरली कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में या ऑक्साइड के फॉर्म में रहेंगे। तो अगर तो ये कार्बोनेट और सल्फाइड में है तो आप उसे ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना कंपैरेटिवली आसान होता है। तो कार्बोनेट को अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन। उस ओर को आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट है, हीट किया, जिंक ऑक्साइड मिला और CO2, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में आप हीटिंग करोगे। वहीं अगर सल्फाइड को करना है ऑक्साइड में तो रोस्टिंग प्रोसेस यूज करोगे। सल्फाइड ओर को हीट किया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको क्या मिला, ऑक्साइड, और वहां पर क्या मिल रहा होगा, SO2 गैस मिल रहा होगा। ठीक है, अब एक बार है मेटल ऑक्साइड मिल गया तो आप रिडक्शन यूज कर सकते हो। रिडक्शन यूज करने के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन कोक के फॉर्म में है वो यूज कर सकते हो या फिर आपको रिएक्टिव एलिमेंट एल्यूमिनियम यूज कर सकते हो। तो यहां पर ही एक स्पेशल रिएक्शन आ जाती है, थर्मिट रिएक्शन, जहां पर रिएक्शन Fe2O3 का Al के साथ होता है और आपको Fe मिलता है मोल्टन फॉर्म में और Al2O3 मिलता है और रिएक्शन काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है और रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं उसमें अगर कोई क्रैक आ गया है तो उसे रिपेयर करने के लिए यूज होता है। तो ये हो गया पूरा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस। लास्ट में आपने रिडक्शन किया, आपको मेटल मिल गया। अब मेटल मिल गया है, मेटल की आप क्या करोगे, मेटल की आप रिफाइनिंग करोगे। उससे पहले ये थर्मिट रिएक्शन जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई Fe2O3 को आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराओगे, मोल्टन फॉर्म में Fe मिलेगा और आपको Al2O3 मिलेगा। देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कांसेप्ट यूज हो रहा है। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, Fe2O3 में से Fe को डिस्प्लेस करके Al2O3 बना देगा और Fe आपको मेल्टन फॉर्म में मिल जाएगा। काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होता है। अब बात कर लेते हैं अपन यहां पर रिफाइनिंग की। तो सेटअप कुछ इस प्रकार से होता है कि भैया एनोड पे आप इंप्योर मेटल, जिसका भी आपको प्योरिफिकेशन कराना है, उसका इंप्योर मेटल का एक थिक ब्लॉक ले लेते हो। कैथोड पे प्योर मेटल की स्ट्रिप ले लेते हो और सॉल्यूशन में वही उस मेटल का ही सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हो। ठीक है, अब जब आपने करंट यहां से पास किया तो होगा क्या कि यहां से मेटल मेटल आयन बनके कहां चला जाएगा, सॉल्यूशन पे, और सॉल्यूशन से फिर ये क्योंकि पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये इसकी तरफ जाएगा। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए और उस मेटल आयन ने एक्सेप्ट किया और प्योर मेटल बनके कैथोड पे वो डिपॉजिट हो गया। तो एनोड पे रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, CO2 प्लस आयन बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से यहां पर आ गए और फिर यहां पे जो सॉल्यूशन में जो आयन्स थे उन्होंने क्या किया, उन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और Cu बनके डिपॉजिट हो गए कैथोड पे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपका वही है, जिस भी मेटल का प्यूरिफिकेशन करा रहे हो उसका सॉल्ट सॉल्यूशन आप ले लेना। ठीक है, चलिए ये रिएक्शन आपको देखने को मिल रही होगी, ये एनोड पे है और ये आपको कैथोड पे देखने को मिलेगी। जो सॉल्युबल इंप्योरिटी होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी। इनसॉल्युबल इंप्योरिटी आपको एनोड मड के फॉर्म में मिलेगी, जिसमें कभी कभार भैया सोना चांदी मिल जाता है। भाई बहुत ज्यादा अमाउंट पे नहीं मिलता, ये सोचने मत लग जाना कि यहां से तुम सोना चांदी ले लो। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की वर्किंग। ठीक है, चलिए अब आ गए हैं हम आखिरी फेज में, जहां पर हमें पढ़ना है कोरोजन के बारे में। कोरोजन क्या होता है, मेटल का डेटोरिएशन। मेटल का डेटोरिएशन या बोल सकते हैं स्लो ईटिंग, है ना, एयर के कारण, मॉइस्चर के कारण, एसिड के कारण, यानी कि सराउंडिंग के एक्शंस के कारण, है ना। तो वहां पे एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है या एक कंपाउंड बन जाता है जो कि सरफेस को खा रहा होता है। अगर आयरन की बात करेंगे, आपने आयरन के ऑब्जेक्ट में रेडिश ब्राउन कलर की लेयर देखी होगी जिसे रस्ट कहा जाता है, जो उसे खोखला कर देता है। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। वहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेरिएबल है इसलिए आपने X यूज किया है। चलिए, तो यहां पर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बनती है आयरन में। कॉपर में ग्रीन कलर की लेयर देखी होगी बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, जिसे पटीना भी कहते हैं, है ना। इसलिए इसे एसिडिक सब्सटेंस, क्योंकि बेसिक के नेचर है तो एसिडिक सब्सटेंस से रब करके रिमूव किया जाता है। ग्रीन कलर की लेयर कॉपर में बनती है, कॉपर कार्बोनेट की, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, इसके बाद सिल्वर पे आते हैं जो कि टार्निश हो जाता है, एयर में प्रेजेंट H2S के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण सिल्वर की चीजें समय के साथ काली पड़ जाती हैं, टार्निश उसे बोलते हैं।
हैं। तो ये हो गया मेटल का कोरोजन। अब बात कर लेते हैं इन कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करना है। पहले तो यार एयर के साथ कांटेक्ट तोड़ दो, तो पेंटिंग कर लो, ऑयलिंग कर लो, ग्रीस की लेयर लगा लो, या आयरन के लिए आप क्या यूज करते हो, गैल्वेनाइजेशन। आप आयरन के या स्टील के ऊपर जिंक की एक लेयर लगा देते हो, ताकि क्या जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और आयरन बचा हुआ रह जाएगा। भाई बहुत इफेक्टिव मेथड होता है, इवन वो लेयर ब्रेक हो जाती है तब भी काफी टाइम तक ये प्रोटेक्टेड रहता है। फिर क्रोम प्लेटिंग में आप क्या करते हो, एक थिन लेयर क्रोमियम की लगा देते हो आयरन के ऊपर, ताकि एक तो कोरोजन रेजिस्टेंट सरफेस भी मिल गई और उसको कोरोजन से बचा भी रही है। ठीक है। एनोडाइजिंग भी होता है, जिसमें आप क्या कर रहे होते हो, जैसे एल्यूमिनियम मेटल है उसमें मैंने बताया था कि ऑक्साइड की लेयर प्रिवेंट करती है, तो आप ऑक्साइड की लेयर को और थिक कर देते हो ताकि उसका कोरोजन ना हो। एलॉइंग भी कर सकते हैं। एलॉइंग का मतलब है मेटल में आपने दूसरा कोई सब्सटेंस मिला रखा है, नॉन मेटल हो सकता है, मेटल हो सकता है, अप्रोप्रिएट अमाउंट में, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज जो है एनहांस हो जाए। तो ये हो गया आपका अलॉइंग वाला पार्ट, है ना। जैसे स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है, आयरन में आपने क्रोमियम मिलाया होता है, निकल मिलाया होता है, तो आपका स्टेनलेस स्टील बन जाता है। मर्क्यूरी का अगर कोई अलॉय है तो उसे आप एमलगम कहते हैं। तो ये चीजें अलॉयस के बारे में याद होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं जेई नीट के लिए, कि अगर आप क्लास 10th में हैं और सोच रहे हैं जेई नीट के लिए, तो यहां पर कुछ बोनस कंटेंट है, वहां पर हम लोग आयोनिक कंपाउंड के बारे में ही पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहली चीज है यार, आयोनिक कंपाउंड कब बनता है, जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और उस एनर्जी को जो हम दे रहे होते हैं उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये गैसीय स्टेट में से मेटल में एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो भैया जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो इजीली अगर आपको मेटल से कैटायन बनाना है तो अगर आप कम से कम एनर्जी दोगे तो जल्दी बन जाएगी। तो आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए मुझे क्या चाहिए कि ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि मुझे अगर कुछ देना पड़ रहा है पैसे वैसे, तो भैया मैं तो कम दूंगा, है ना, मैं हमेशा यही चाहूंगा। तो ये भी मेटल भी यही चाहेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है कम से कम हो, कम से कम एनर्जी देनी हो। अगर आपको मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, जितनी लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतना आसानी से मेटल क्या बनाएगा, आयन बना लेगा और आयोनिक कंपाउंड अच्छे से बन जाएगा। ठीक है। तो जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, यानी कि ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आयोनाइजेशन एनर्जी काफी कम होती है, इजीली आयोनिक कंपाउंड बना लेते हैं। नॉन मेटल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है तब जनरली वहां एनर्जी चेंज आता है, मोस्ट केसेस में एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा HEG से डिनोट करते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कभी कभार कह दिया जाता है। अब एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि साइन नेगेटिव में आएगा। अब जितनी ज्यादा साइन नेगेटिव उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि उतना ज्यादा वो एटम एलिमेंट चाहता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें आए। जितनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी कि वो एक्सेप्ट करना चाहता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो जितनी नेगेटिव में आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उतना इजीली वो इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल एक्सेप्ट कर लेगा और उतना आसान होगा आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में काफी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन में आसान अच्छा होता है। अब जब आयोनिक कंपाउंड बनता है, Na+Cl- एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सॉलिड बनता है, तो काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर होता है। और जब ये आयन से आयोनिक कंपाउंड बनता है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। और जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होती है आयोनिक बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, उतनी ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में आयनाइजेशन एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा और लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए, तब वो स्टेबल होंगे। ये लैटिस एनर्जी भैया किस पे डिपेंड करती है, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैटायन बना देगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव में होगी उतना इजीली नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एनायन बना लेगा। और लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी आयोनिक कंपाउंड उतना ही स्टेबल बनेगा। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। चलिए, तो अब ये लैटिस एनर्जी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, सिंबल U है इसका, आयोनिक चार्ज के ऊपर। यानी कि भैया आपका आयोनिक चार्ज कितना है, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नेगेटिव पॉजिटिव आयन में वो ज्यादा होगी। तो यहां देख रहे हो कि यहां पर Na+ है, यहां पे Mg2+ है, यहां पर Al3+ है। तो आप देखोगे कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा है उतना ज्यादा वो स्टेबल है, उतनी ज्यादा
उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा आयोनिक चार्ज होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी, उतनी ज्यादा आपकी क्या रहेगी, लैटिस एनर्जी हाई रहेगी। दूसरी चीज होती है आयन की साइज। जितनी कम आयन की साइज होगी उतना ज्यादा वो एक दूसरे से पास रहेंगे, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उतना ही ज्यादा हाई लैटिस एनर्जी। तो भैया लैटिस एनर्जी चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज छोटी होनी चाहिए, तब लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। यहां पर देखिए नेगेटिव आयन सबके एनायन सेम है। कैटायन लिथियम की सबसे छोटी होती है, सोडियम की उससे ज्यादा, पोटेशियम की उससे ज्यादा, रुबिडियम की उससे ज्यादा और सीजियम की सबसे ज्यादा। इसीलिए LiCl जो है उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि साइज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आयन की लैटिस एनर्जी जो है वो घटती जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो बोनस कंटेंट है वो भी मजा आया होगा, और ये जो मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर था क्लास 10th में वो भी आपका एकदम से सॉर्टेड होगा। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई है तो एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा मजा आ गई, और चैनल के साथ बने रहिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा बाय बाय, सी या।